All right, G, we are going to begin to the next question. That is question number 17. So I request everyone please open question number 17 of your booklet. This is again a question related to the velocity time graph, जिसमें वो कह रहा है कि एक rocket है which is propelling upwards. So the engine of the toy rocket pushes the gases vertically downward, or as a result of this, the rocket is accelerating upwards. और रॉकेट जो है इट स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट दैट इज फ्रॉम टाइम t equals to 0 and it is having its motion till 0.3 seconds. So this is what is related to the motion of the body. Question says कि air resistance negligible है. जब भी air resistance negligible होगी, always keep in your mind your acceleration is going to be considered as what? Constant. और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है आपको पता है कि वीटी ग्राफ में ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट. और किस तरह के ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है. ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमें स्टेटमेंट से डिड्यूस करने हैं, निकालने हैं, खुद उनको जानना. अब सबसे पहले आप क्या कहते हैं? फॉर दिस पार्ट ऑफ द रॉकेट फ्लाइट शो दैट एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की वो कितनी है? 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वी नो अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है हमें कोई भी वैल्यूज हमें स्टेटमेंट में नहीं प्रोवाइड की गई हुई. All the values are to be fetched from the graph. And how we are going to find out the acceleration from the graph? We know that gradient. आप कैसे बात करना शुरू करोगे? Gradient of vt graph is equals to what? The gradient of vt graph is equals to acceleration. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है उसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है. तो आप वापस आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर. व्हाट डज द ग्राफ सेज? तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू व्हाट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट एंड स्टार्टिंग आप वैल्यू ये 0 0 ले लो. तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट क्या वैल्यू बन रही है? ये अगर 15 है, if this is a 15, this is 15.5, 16, 16.5. So this much value will be considered as what? This much value will be considered as 16.5. फिर 17 आएगा, फिर 17.5, फिर 18, 18.5, 19, 19.5, 20. So how we are fetching the block? One block is representing 0.5. So this is representing what value? This is representing 16.5. So it means कि यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू बन गई 0.3 और y एक्सिस की वैल्यू बन गई 16.5. सो इफ यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? 16.5 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस ऑफ 0. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? इट विल बी 16.5 डिवाइडेड बाय 0.3. तो अगर आप इनको डिवाइड करें, so probably you are going to get the answer as 55. Sorry, you're going to get the answer as 55 meter per second square. This will be equating as 55 meter per second square. जी बच्चों, is this understandable? So सर to find out the gradient, your gradient will be equivalent to 55 meter per second square. सर जी जी बेटा. अगर हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लें तो मार्क उसका मिलेगा क्योंकि आंसर तो सेम है। जी जी जी, उसका भी मार्क मिलेगा. आप डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर करते हो, लाइक आप कोई दो एक्सेलरेशंस की वेलोसिटीज की वैल्यू ले लो, v माइनस यू ओवर टी. तो बेसिकली ये फॉर्मूला ग्रेडियंट का ही फॉर्मूला है. तो आपको जिस तरह मैंने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, ये फाइनल वेलोसिटी वाज 16.5, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 एंड इट इज हैपनिंग इन अ टाइम ऑफ 0.3. तो ये भी आपके पास 55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए. तो दिस मेथड इज ऑल्सो करेक्ट. आइदर यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज द ग्राफ. बोथ वेज इट इज करेक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप या तो ग्राफ से इसको कर सकते हो या आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हो. यू विल गेट द मार्क फॉर बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डायनामिक से रिलेटेड है, लेकिन कोई बड़ी मुश्किल बात इसमें है नहीं, क्योंकि हम इससे इससे पहले भी जब मैंने वेक्टर्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने बताया हुआ है. तो वो कहता है स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एफ experienced by the rocket in terms of the thrust force and weight. तो आपको पता है आपका रॉकेट किस तरह मूव कर रहा है. लेट्स से अगर मैं यहाँ रॉकेट बना दूं, तो रॉकेट आपका किस तरह मूव कर रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है. और इसके ऊपर अगर मैं
फोर्सेस बनाऊं, तो फोर्सेस इसके ऊपर किस तरह बनाई जाएंगी? इसके ऊपर फोर्सेस कुछ इस तरह एक्ट कर रही होंगी। लेट्स से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी इस रॉकेट का अपना वेट, दैट वेट विल बी डाउनवर्ड। और एक अपथ्रस्ट फोर्स मौजूद होगी, सॉरी अपथ्रस्ट नहीं कहूंगा, थ्रस्ट फोर्स लगाई जाएगी इंजन की तरफ से। और लेट्स से मैं उस थ्रस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसने कहा है टी से रिप्रेजेंट करो, वेट जो है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगा। तो कहता है एक एक्सप्रेशन लिख दो जो रिजल्टेंट फोर्स के इसका आएगा। तो मैं हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, हाउ डू वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स? The resultant force can be found as upward force minus downward force. तो अब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ। आपके पास अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? टी। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? वेट। तो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। तो आपके पास ये जो रिलेशन है एफ इज इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू, दिस विल बी एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। इज दिस फाइन? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पार्ट पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ द रॉकेट। तो मास ऑफ द रॉकेट आप वहीं से ही फाइंड करेंगे जो आपने अभी इक्वेशन लिखी है, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू। तो यहां से ही आप इसका मास फाइंड आउट करेंगे। हाउ विल दिस मास बी फाउंड? वी नो रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? एफ की जगह हो जाएगा एम ए। आपको अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी उसने प्रोवाइड की हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट गिवन टू यू? द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट यहाँ पे, सॉरी द वैल्यू ऑफ 16। 16 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ thrust force is given to you and the value of thrust force is 16। और weight हम कैसे find out कर सकते हैं? Weight can be found from the formula W is equals to mg। So weight is equals to mg आपके पास आ जाएगा। अब आपने m को सब्जेक्ट बनाना है, एक्सेलरेशन पिछले पार्ट में आप फाइंड कर चुके हो, इट इज 55। तो आप यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दो, मास मल्टीप्लाई बाय 55 इज इक्वल्स टू 16 माइनस m इंटू 9.81। याद रखिएगा g की वैल्यू हमेशा आप कंसिडर करेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपने मास फाइंड करना है, तो m को सब्जेक्ट बना लो, टेक m ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 55m प्लस 9.81m विल बी इक्वल्स टू 16। और इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट 54 पॉइंट समथिंग। तो मास को आप 16 और डिवाइडेड बाय ये 54.98 से आप डिवाइड करोगे तो योर मास विल बी इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू? योर मास विल बी इक्वल्स टू 0 पॉइंट, 64। सॉरी इट विल बी वहाँ 64। 54 लिखा है। इट विल बी 64। ठीक है, इट विल बी 64। सो 16 डिवाइडेड बाय 64, इट विल बी 0.25 kg। तो आपका मास आ जाएगा 0.25 kg। जी बच्चों, अंडरस्टैंडेबल है? अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वो कहता है कि अब टाइम t इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड पे एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द रॉकेट। यानी कि आपके पास एक जो रॉकेट है, जब वो चल रहा था या मूव कर रहा था, ठीक है, उसमें से गैसेस निकल रही हैं, और एट अ टाइम ऑफ हाउ मच? एट अ टाइम ऑफ 0.3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स के ऊपर एक कोई छोटा सा पार्ट लेट से उसका यहाँ से टूटा और वो छोटा सा पार्ट सेपरेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रॉकेट अबव द ग्राउंड। तो लेट से रॉकेट एक सर्टेन हाइट पे गया होगा फ्रॉम द ग्राउंड। सो व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द ग्राउंड? आपने हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब इसकी हाइट को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो,
और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है. सो वी आर हैविंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 0 से लेकर 0.3 तक उसने मूव किया. तो व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी? द हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ. तो ये जो पूरा आपके पास एरिया अंडर ग्राफ आ रहा है, ये जो सारा का सारा एरिया होगा, दिस एरिया विल बी गिविंग अस व्हाट? Height of rocket. This will be giving us height of rocket. जी बच्चों, ये बात समझ आ रही है आपको? सो एरिया अंडर द ग्राफ विल बी गिविंग अस द हाइट ऑफ रॉकेट. सो एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आ जाएगा? वी नो कि एच हाइट इज द एरिया अंडर द ग्राफ. और ये पूरी शेप क्या बन रही है एरिया की? ट्राइंगल. सो ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2. बेस है 0.3. एंड व्हाट इज द हाइट? The height is 16.5. The height will be 16.5 इस पूरे ट्रायंगल की. तो अगर हम इससे इसको सॉल्व आउट करें, what will be the height we are going to get? It will be 2.5 meters. Yes, it will be giving us displacement. देखो बेटा, displacement और distance इस केस में सेम ही है. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस स्पेसिफिक केस में सेम ही है. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जब वो वर्टिकली मूव कर रहा है रॉकेट, तो कोई फर्क नहीं होगा. हफ्सा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन एक बंदा यहाँ से आता है और एकदम गाड़ी के आगे आ जाता है, जैसे ये ठीक है, एकदम गाड़ी के आगे आ जाता है और अपनी गाड़ी मेरे आगे लाके ठोक देता है. अब उसका टायर फटा है, वरना वो यहाँ कभी भी ना रुकता, वो निकल जाता. ये लेकिन इस कौन बंदे है का भाई? नुकसान. बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या चीज होती है? ये एक ही डायरेक्शन में. आपको देखो कॉन्सेप्ट में दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होगा? रॉकेट ने ग्राउंड से चला और वो पहुंच गया एक सर्टेन पाथ उसने कवर किया, स्ट्रेट लाइन में पाथ कवर किया ना. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्टेंस. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि इट इज अ, लेट्स से इट्स अ शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ दोनों सेम है. वो यहीं से यहीं तक चला, तो आप उसको डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं. अगर इसका कर्व्ड पाथ होता या उसका जिगजैग पाथ होता, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ होते. जी समझ आ रही है अब सर? ओके. सो व्हाट हाइट डिड वी गेट? फॉर दिस स्पेसिफिक केस वी गॉट द हाइट एज 2.5 meters. ठीक है, तो उसके आपके पास एरिया हमने निकाला था. एरिया वाज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वॉज इक्वल टू वॉट? हाफ. और बेस थी उसकी 0.3. एंड हाइट वॉज इक्वल्स टू 16.5. एंड दिस गिव्स अस द वैल्यू फॉर द हाइट एज 2.5. ओके, नेक्स्ट पार्ट वो कहता है कि अब आपने क्या करना है? स्पीड फाइंड करनी है एट विच द पीस ऑफ द मेटल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो इसकी दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं. लेट से मेरे पास जो मेरा रॉकेट है, जो रॉकेट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, दिस इज द रॉकेट. और उस रॉकेट का उसने स्टार्ट में बोला कि उसका एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो उससे अलग हो गया. एंड फॉर इंस्टेंस के दिस रॉकेट इज एट अ ग्राउंड, एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस फ्रॉम अ ग्राउंड. तो वो जब रॉकेट उस हिस्से से अलग हुआ, और रॉकेट इस वक्त, उस रॉकेट की क्या स्पीड चल रही है? उस रॉकेट की स्पीड चल रही है 16.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज 16.5 मीटर पर सेकेंड. अब वो ये कह रहा है कि ये जो पार्ट है अब ये नीचे जमीन पे गिरेगा, तो वो कितनी स्पीड से, यानी कि व्हाट विल बी द स्पीड with which it is going to hit the ground. हमें कुछ बातें जो हैं वो इसके हवाले से पता है. कि एक तो ये बात है कि यूनिफॉर्म देर इज नो एयर रेजिस्टेंस. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पास एक्सेलरेशन हम क्या कंसिडर करेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू जी, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक तो ये बात हमें पता है इसमें. दूसरी बात ये पता है कि जो पार्ट सेपरेट हुआ था रॉकेट से,
और उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी स्पीड रॉकेट की थी। तो आर इनिशियल स्पीड विल बी सेम एज 16.5 मीटर पर सेकेंड। और हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन भी आ गई और हमें ये पता है कि जिस वक्त ये अपार्ट हुआ था रॉकेट से, उस वक्त कितना डिस्टेंस था कवर हुआ हुआ फ्रॉम द ग्राउंड, वो हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया 2.5 मीटर्स। एंड नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड, कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? यस अब्दुल्ला राशिद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम इक्वेशन यूज करेंगे 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी 2as is equals to v square minus of u square. So what is the final speed you are going to get? 2. Acceleration will be 9.81. Distance will be 2.5. Velocity is to be found minus our initial speed will be how much? Our initial speed is 16.5 का square. तो इस पूरे रिलेशन को आप सॉल्व आउट करेंगे एंड योर स्पीड विद विच द पार्ट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी स्पीड यहाँ कितनी आ जाएगी? 18 मीटर पर सेकेंड। जी बच्चों, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सर, यस। हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इसमें से यही वाला एप्लीकेबल है? अच्छा, हम दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि दूसरे फॉर्मूला में जो है वो टाइम मांगा जाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि कितना टाइम लगा इस पार्ट को ऊपर से लेकर नीचे फॉल करने में, हमें वो टाइम नहीं पता। ठीक है, तो हमें टाइम भी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता। तो इस वजह से हम दूसरे फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। वी कैन नॉट यूज v इज इक्वल टू यू प्लस 80। we cannot use s is equals to half into u plus v into t. We cannot use as s is equals to ut plus half at square. तो उसके लिए आपको करना पहले ये पड़ेगा कि टाइम किसी तरह फाइंड करो और फिर उसको अप्लाई करो। और दूसरा ये है कि जी अब्दुल्ला राशिद, हमने एक्सेलरेशन 9.81 इस वजह से ली है इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि देखो यहाँ पे वो क्या हमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। जब भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, और वो एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन में किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, ये रीजन है कि इसके फॉल के वक्त हमने एक्सेलरेशन ये ली। सर डोंट वी हैव टाइम एज 0.3? बेटा, जो 0.3 सेकेंड्स का टाइम है वो टाइम रॉकेट का ऊपर मूव करने का। क्वेश्चन को बड़े गौर से समझें। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि रॉकेट जमीन से ऊपर को गया, वो टाइम 0.3 सेकेंड है। पर क्या उसी टाइम के ऊपर वो पार्ट नीचे गिरेगा? हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो एक बच्चे ने यहाँ ये भी सवाल पूछा हुआ कि एक्सेलरेशन हमने 55 क्यों नहीं ली? क्योंकि जो एक्सेलरेशन 55 है, ये वो एक्सेलरेशन है जो रॉकेट नीचे से ऊपर जाने में ले रहा है। तो हमें रॉकेट की मोशन से इस पार्ट में कोई गर्ज नहीं है। वी आर हैविंग एन इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन of the part which just got dismantled from the rocket. So we will be finding out the acceleration for that part जो उससे अलहदा हुआ। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब बच्चों प्लीज मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट मी टेल यू कि आपने किस क्वेश्चन पे आना है। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, दिस इज अगेन रिलेटेड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यूज हो रहा है और इसमें काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो पहले हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेंगे क्लास में, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग इस क्वेश्चन 16 को आपने ब्रेक लगा दें या पॉज लगा दें। वंस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देन क्वेश्चन 16 इज टू बी सॉल्व। अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट।
यस, क्वेश्चन नंबर नहीं 14 15 किधर गया? जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा सब। तो यस, आई होप एवरीवन इज विद मी। क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में वो मुझे कह रहा है कि डिफाइन वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से मी, क्वेश्चन इज डिफाइन वेलोसिटी। यस, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डिफाइन वेलोसिटी? अब देखें, आप इसके क्वेश्चन का डायलेक्ट देख लें पेपर टू के क्वेश्चंस का, कि पेपर टू के सवालात जो स्टार्ट हो रहे हैं वो किस तरह होते हैं। नॉर्मली वो किसी डेफिनेशन से, किसी लॉ की डेफिनेशन से, या किसी भी इस तरह के बेसिक रूल से स्टार्ट होते हैं। इट्स जनरली ऑफ 1 और 2 मार्क्स, जो हमेशा डेफिनेशन से आता है सवाल। तो अगर पूरा पेपर टू अगर आप देखिए तो उसमें ऑलमोस्ट 7 8 9 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन इट begins more or less with a definition or some sort of a theory related thing। तो आपको ये डेफिनेशन somehow memorize करनी है to get or gain good marks, right? तो ये डेफिनेशन मैंने आपको एग्जाम सॉरी ड्यूरिंग द लेसन्स पढ़ाई हुई है। डिफाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज The द, change in displacement per यस यस, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of any object। ठीक है, what is velocity? It is the rate of change of displacement of any object। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम भी। अच्छा, जब आपने रेट का वर्ड यूज कर लिया है तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एज टाइम। ठीक है, या अगर आप रेट का वर्ड यूज नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। So either you can use change in displacement per unit time, or you can use the word as rate of change of displacement। नेक्स्ट हम पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर इज अ कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ 200 न्यूटन acts on a car of mass 1200 kg। The car accelerates from rest in a straight line along a horizontal road। Assume that the resistive forces acting on the car are negligible। Question says calculate the acceleration of the car। So we are pretty aware in this specific question we are given with one information, that is of force। So what is the force given to us? Force is equals to 2400 Newton। And what is the mass of the car given to us? It is 1200 kg। So question says you need to find out the acceleration, you need to find out the value of a। अच्छा, अभी इसमें हमें कोई स्पीड का जिक्र नहीं किया गया, कोई टाइम, कोई डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी नहीं बताया गया। तो अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू इन्वॉल्व द डायनामिक्स पार्ट। और ये भी हमने सेकंड लॉ पढ़ना भी है, लेकिन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला तो इसमें कोई इतनी बड़ी हर्डल होगी नहीं आपको। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सो वी आर अवेयर अबाउट द फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला वी हैव स्टडीड सो फार, या यू हैव स्टडीड as per your physics for finding out the acceleration? It is going to be, F equals to ma. yes, F is equals to ma। Yes, Alishwa, it is going to be F is equals to mass multiplied by acceleration। So what is the value of mass? 1200। What is the value of acceleration? It is 2400। So multiplying 1200 with 2400, what is going to be the, oh sorry, I have to make one correction. The force is 2400। ओके, फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, F is equals to ma। And to find out acceleration, what I am going to do, F divided by m। So what is the force? What is the force? The force is 2400 whole divided by what is the mass? 1200। So this will be equals to what? This is going to give me the value of 2 meter per
second square. So acceleration will be how much? 2 meter per second square. अच्छा, आपको ये बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, if it is already written. आगे चल रहा हूँ. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी व्हाट इन दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, अब देखें, आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपने ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है. ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन दिस स्पेसिफिक पार्ट. On figure 3.1, sketch a graph showing the variation with time t of the velocity of the car for the first 20 seconds of its motion. तो फर्स्ट 20 seconds मोशन के लिए आपने इसका ग्राफ ड्रॉ आउट करना है. एंड हाउ विल दैट ग्राफ ड्रॉन? ऑन वर्टिकल एक्सिस देयर इज वेलोसिटी, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज टाइम. सो और फिर वो कह रहा है कि इस ग्राफ को आपने लाइन से लेबल भी कर देना है. जी, कौन मुझे बताएगा हाउ विल द ग्राफ इज गोइंग टू बी फॉर दिस? जब वो ये कह रहा है कि आपके पास कोई, जब भी वो कह रहा है कि आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, तो हम यहाँ से क्या एज्यूम करेंगे? हम यहाँ से ये एज्यूम करेंगे कि आवर ग्राफ इज गोइंग टू बी आवर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट. और कांस्टेंट के लिए कैसा ग्राफ बनता है? इट्स गोइंग टू बी अ लीनियर ग्राफ. द ग्राफ इज ऑलवेज ड्रॉन अ लीनियर. सो देयर इज अ लीनियर ग्राफ. एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ से कहाँ पे बनेगा? From where the straight line graph is going to be drawn? The straight line graph is going to drawn from origin. लेकिन कौन सी velocity तक? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास कितने टाइम डोमेन के लिए ये ग्राफ बनाना है. दिस ग्राफ इज टू बी ड्रॉन फॉर 20 सेकेंड्स. ठीक है. और मैं कहता हूँ कि लेट्स से अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसने रेस्ट से स्टार्ट की हुई थी, तो कितनी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए? तो मैं अगर फॉर्मूला यूज करूँ, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है. कितने टाइम के लिए है? उसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू वी माइनस 0. तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए. तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 40? तो 40 तक आप, ये आपका 40 का पॉइंट हो गया. और ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया 0. तो हाउ विल यू बी ड्रॉइंग द ग्राफ? द ग्राफ विल बी ड्रॉन वाया स्ट्रेट लाइन. तो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा 0 से 40 तक. ठीक है, स्क्रीन पे बनाते हुए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, but it is going to be somewhat a straight line from 0 to 40. Is this understandable? Okay. Okay, let's move on to the next part of the similar question. What does it says for the next part? Next part में वो कहता है कि in reality असल में हो क्या रहा है कि a resistive force due to air resistance acts on the car in B, and this resistive force increases with speed. अब देखो, रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करना शुरू हो गई है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली उसकी मोशन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. वो कहता है दिस रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीजेस विद स्पीड अंटिल इट बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स की जो गाड़ी जो चल रही है, लेट्स से ये गाड़ी है आपके पास, और गाड़ी अब मूव कर रही है आगे को. when the car is moving onward there is one driving force, let me call it as F. अब वो कहता है कि इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, और रेजिस्टिव फोर्स एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में है. एंड दिस रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट इन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी. अगर गाड़ी आगे जा रही है तो रेजिस्टिव फोर्स विल बी एक्टिंग बैकवर्ड. ठीक है. वो कहता है एक टाइम आएगा, व्हाट विल बी दैट टाइम, कि एट
time t is equals to 12 seconds, 12 seconds पे ऐसा हो रहा है कि this driving force is becoming equal to the air resistance. This whole of the driving force is becoming equals to the air resistance, and this is the time where resultant force gets zero. ठीक है, resultant force will be getting zero, acceleration of the body will getting zero, and body will move with a terminal velocity. और terminal velocity कौन सी velocity होती है? It is a constant velocity. ठीक है, it is a constant velocity, and this constant velocity is called as terminal velocity. ये सारा वही कॉन्सेप्ट है जो फ्री फॉल के केस में आप समझते हैं। ये फ्री फॉल नहीं हो रहा, ये रोड पे चल रहा है। तो रोड पे भी एक वक्त ऐसा आया कि फॉरवर्ड फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स जो है ये दोनों बराबर हो गए। और जब भी फॉरवर्ड फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स इक्वेट हो जाएगी, योर रिजल्टेंट फोर्स विल बी गेटिंग जीरो, acceleration will becoming zero, body moves with terminal velocity. What is terminal velocity? It's a constant velocity, it's a uniform velocity. Now what is the question says? Question says sketch a second line to show the variation with time of the velocity of the car. Okay, Zoya, Rehan, मैं दोबारा से explain कर देता हूँ आपको. I got your message. See what is happening in this specific question. इस पूरे सवाल में वो कह रहा है कि असल में पहले अज्यूम ये हो रहा था कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। जब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड विद ओनली अ ड्राइविंग फोर्स एफ। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर ये जो पार्ट बी में अभी क्वेश्चन हो रहा है उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि रेजिस्टिव फोर्स कौन सी होती है? रेजिस्टिव फोर्स इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्ट कर रही है। और रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज अ फोर्स विच इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो लेट्स से अगर गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो रेजिस्टिव फोर्स कैसे एक्ट करेगी? पीछे की तरफ एक्ट करेगी। और अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट कैसे आता है? रिजल्टेंट हमेशा ऐसे आता है कि इट विल बी इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक 12 सेकंड के ऊपर लेट्स से एट 12 सेकंड्स फॉरवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगी रेजिस्टिव फोर्स के। so when forward force becomes equals to the resistive force F minus R, तो जब मैं F minus R करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा? इट विल बी जीरो। आर माइनस आर करके जीरो हो जाएगा। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अगर रिजल्टेंट फोर्स ही हमारी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो रही है इसका मतलब क्या है? कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। velocity is not changing। और वो जब velocity change नहीं होती तो at that time we are having what velocity? terminal velocity। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब वो ये कह रहा है कि on figure 3.1 sketch a second line to show the variation with time of the velocity ऑफ द कार फॉर हाउ मेनी सेकेंड? फॉर 20 सेकेंड्स। और लेबल करना है आपने इसको, इस लाइन को बी। तो अब हम ग्राफ की तरफ वापस आते हैं। सो हाउ विल यू बी ड्राइंग द ग्राफ फॉर दिस स्पेसिफिक सेकेंड? तो एक चीज याद रखना है, 12 सेकेंड के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो 12 सेकेंड के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस? तो अब ग्राफ में मैं वापस आता हूं। मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ग्राफ का। Let's say the graph color is drawn as like this way. Okay, so how we are going to draw the graph for this specific case? अब इसमें हो क्या रहा है, जब भी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो आपकी क्या होना शुरू हो जाती है? एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम के बाद एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? इसी तरह ही ग्राफ होगा। स्टार्ट में
यहाँ से वैल्यू शुरू होगी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, 12 तक जो है वो ऑलमोस्ट कर्व हो जाएगी, और कर्व होने के बाद आपके पास ग्राफ बिल्कुल 12 के ऊपर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हाउ विल दिस बी ड्रॉन? दिस विल बी ड्रॉन इन दिस वे। ठीक है, 12 के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये वाला जो स्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टर्मिनल वेलोसिटी। और जब ये रेजिस्टेंस आ जाएगी तो एक्चुअल में वेलोसिटी आपकी ओरिजिनल, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है उससे हमेशा नीचे होगी। तो यहाँ पे स्टार्ट में एक्सेलरेशन थोड़ी सी कांस्टेंट हुई, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, so there is a decreasing acceleration, ये कर्व बनेगा like this. So this is going to be the graph, और इस ग्राफ को आप कहते हैं B, ये ऊपर वाला है A, इसको लेबल भी करना आपने। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमें कोई सेकंड क्वेश्चन में वैल्यूज का नहीं जिक्र किया हुआ, तो हम ये बस एक रैंडमली स्केच बना रहे हैं। दिस विल नॉट बी डन वाया एनी स्पेसिफिक। मैं स्केच दोबारा बना देता हूँ। अच्छा,